अस्सलाम वालेकुम। मायदा अशरफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज इंटर्नशिप के एक लेक्चर के साथ हम दोबारा आ गए हैं। हमने कुछ अपने टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं और आज की जो हमारी डिस्कशन है इंटर्नीस के साथ वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर IDD, जो कि बच्चों का लर्निंग डिसऑर्डर है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए हो, कभी कोई स्केल कोई चीज़ चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हैं और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आज स्टार्ट करने लगे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक हमारा डिसऑर्डर है और बहुत आसान भी और बहुत इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये बच्चों का डिसऑर्डर है और इसको डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी एक तो होती है। फिर उसके अलावा ये है कि इसके साथ डील करना और इन चीज़ों में बेहतरी लेके आना और बच्चों के साथ डील करना बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मैं आपको आज उस बारे में डिटेल से बताऊंगी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हेल्थ एंजाइटी इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट की है, एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ जो बाकी हमारे इन्वेंट्रीज होती हैं वो ज़्यादातर यूज़ होती है बैक इन्वेंट्री और हैमिल्टन एंजाइटी इन्वेंट्री। ठीक है, और इसके अलावा स्केल्स होते हैं कुछ जो पर्सनल स्केल्स यूज़ होते हैं। अच्छा, एज अ केस रिपोर्ट, अगर हमने केस रिपोर्ट बनानी है तो उसमें आपने लाजमन कोई एंजाइटी का स्केल या कोई इन्वेंट्री आपने ज़रूर अटैच करनी है फॉर एन असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट। तो उसके लिए आपको फिर कोई ना कोई अटैच करनी है। अगर आपने पेशेंट देखना है तो भी बेहतर यही है कि उसकी फ़ाइल में उसकी हिस्ट्री के बाद जो मैनेजमेंट प्लान है उससे पहले आपका असेसमेंट जो है वो लगी होनी चाहिए जो आपने की है। ये जो आपने इन्वेंट्री निकाली है ना बेहतरीन है। अच्छा, आपने इसको पढ़ा पढ़ा आपने इसको? हाँ जी, पढ़ा है ना। तो आपने देखा है कि आपका जो केस है हेल्थ एंजाइटी का, उसमें ये किस तरह से अच्छा सा फॉल हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हम 7 को ले लेते हैं। आई डू नॉट हैव एन डिफिकल्टी टेकिंग माई माइंड ऑफ थॉट्स अबाउट माई हेल्थ। ठीक है, और डी वाला है नथिंग कैन टेक माई माइंड ऑफ थॉट्स अबाउट माई हेल्थ। अब ये सिवियरिटी है ना, डी नंबर पे आ रहा है। इसी तरह हम आखिर तक ये लेकर जाते हैं 18 तक। तो ये अगर ये सारे फॉल्स होते हैं, आज आपने ये मुझे टेस्ट कंडक्ट करके दिखाना है जो कि पेशेंट बोलेगा, आपको मोस्ट प्रोबेबली यही पता है कि उसने यही जवाब दिए हैं। ज़रूरी नहीं होता, ये जो इस तरह की इन्वेंटरीज होती हैं और स्केल्स होते हैं हम आप पेशेंट को भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट के पास एजुकेशन है, साइको एजुकेशन आपने उसको किया हुआ है और वो कोऑपरेटिव है, वो आपको दे सकता है। अदरवाइज ये स्केल्स आप सेल्फ रेटिंग के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने पेशेंट के साथ इंटरव्यू किया हुआ है, आपने पेशेंट के साथ बहुत से सेशंस किए हुए हैं, बोला है, आपने बात की है, तो उसके बहुत से वर्बैटम्स आपके पास होते हैं। ठीक है, जैसे वो कहता है कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी 1 मिनट भी मेरा जहन फारिग नहीं होता, तो जाहिर है ये उस पर फॉल करता है। तो ये उससे कहलवाना या उससे लिखवाना उस वक्त फिर ज़रूरी नहीं रह जाता। ये फिर हमें पता चल जाता है कि जैसे वो नंबर 1 में कह रहा है, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम वरिंग अबाउट माई हेल्थ। तो हमारा जो केस हम डिस्कस करने वाले थे पहले, उसमें हेल्थ एंजाइटी में ये डी ऑप्शन ही मस्ट है। ठीक है, तो आपने बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान से रेटिंग करनी है कि जैसे 3 वाला है, एज अ रूल आई एम नॉट अवेयर ऑफ बॉडीली सेंसेशन। ऐसा नहीं है, समटाइम्स आई एम अवेयर, आई एम ऑफन अवेयर ऑफ बॉडीली सेंसेशन चेंजेस, आई एम कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ बॉडीली सेंसेशंस। तो आप देखें कि जब आप इसको रेट करेंगे तो रेटिंग करने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपका जो पेशेंट है वो सीवियर पैनिक अटैक में जो है डायग्नोसिस के साथ है। ठीक है, तो इसको जो है ना आपने आज रेटिंग करके बताना है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, ब्रेन के स्ट्रक्चरल डिसफंक्शंस होते हैं, जिसमें के बर्थ पीरियड से लेके बर्थ ऑनसेट होता है, बर्थ के बाद भी ऑनसेट हो सकता है, जिसमें सबसे पहले तो हम कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ ज़्यादा होती हैं, इसकी सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल कॉजेज़ ही होती हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि बर्थ से पहले प्रीनेटल कंडीशंस मदर की, या तो वो बहुत स्ट्रेस में रही है, बहुत डिस्टर्ब रही है, डिप्रेशन में थी, वो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उसको इश्यूज थे, या वो स्किज़ोफ्रेनिया थी, या उसको कोई मसले थे। तो जब
इस सिचुएशन के साथ बेबी की बर्थ उसके साथ थी, प्रेगनेंसी थी, तो प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड में उसके साथ जो है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से बच्चे के ब्रेन पे असर हो गया और उसके नर्व्स पे जो है ना वो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसके नहीं हुआ। इसके अलावा जो अगली वजह है वो ये है कि जेनेटिक्स में आ रहा है, कोई जेनेटिकल है, पहले से ख़ानदान में ये वाला मर्ज़ चलता है, तो जिसकी वजह से आगे ट्रांसफ़र हुआ। अब उसमें क्या बेसिक कॉज़ आती है कज़न मैरिज, ठीक है। कज़न मैरिज में ये होता है कि फैमिली के अंदर कज़न मैरिज जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि आपकी जीन्स रिपीट होती हैं। रिपीट जीन्स जब होती हैं तो फिर उसमें से इस तरह की जीन्स नुमायाँ हो जाती हैं और कुछ बच्चे ऐसे आ सकते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज़, हर वक़्त ये ऐसा नहीं होता, ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है। अगली वजह ये हो सकती है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल पैदा हुआ और वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल किसी वक़्त तक थोड़ा ठीक था, लेकिन उसकी पहली माइलस्टोन्स हैं वो वीक थी। वो जल्दी नहीं बैठा, उसके आसार नज़र आ रहे थे कि ये तो चीज़ों को जल्दी पिक नहीं करता, उसकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, ईटिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये चीज़ों में पता चल रहा है कि बच्चा वीक है। तो जब हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेशेंट के साथ डील करना है, तो सबसे पहले हमने उसकी चाइल्ड हिस्ट्री लेनी है कंप्लीट विद मदर हिस्ट्री, तो वो उसकी प्रेगनेंसी कैसी रही, घर का एनवायरनमेंट कैसे था, स्ट्रेसर क्या चीज़ थे। तो जब आपने ये सारे कॉजेज़ फाइंड कर लेने हैं, तो उसमें से एक बेसिक कॉज़ ये भी है कि बर्थ के टाइम पे हाइपॉक्सिया हो गया, खून की कमी हो गई, ऑक्सीजन की बच्चे को कमी हो गई, जिसकी वजह से उसके ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचा और उसके ब्रेन के कुछ हिस्से, कुछ नर्व्स, कुछ ऐसे थे जो कि डैमेज हुए, ब्लॉकेज हुई, जिसकी वजह से उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे कि हमने 4 पीस अपने पढ़े थे, प्रीडिस्पोज, परपेचुएट, ये सारी सब, तो वो मेंटेनिंग फैक्टर ये बना कि मदर भी डिप्रेस थी, वो नहीं सही काम कर रही थी, घर का माहौल अच्छा नहीं था, तो बच्चा ऑलरेडी ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हुआ, तो घर का माहौल ने भी उसको डाउन कर दिया। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए तो घर के माहौल में लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने चीज़ों को सेट करने की कोशिश की, वालिदा ने और वालिद ने मिलकर उसको रिहैब सेंटर्स या ऑटिस्टिक सेंटर्स या उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेके दिया, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन में डाला, तो चीज़ें उसकी बेहतर अंशर। और इसकी शर्त ये भी है कि बच्चे को आपने इनिशियल स्टेज पे ही ये थेरेपी स्टार्ट करवानी है। ये नहीं है कि आप इतने साल लेकर बैठे रहे, पहले आपने चीज़ें बिगाड़ ली, तो इसलिए ये चीज़ें शामिल होती हैं, सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। अच्छा, एक तो हाइपोक्सिया हो गया कॉज, दूसरा ये कॉज हो जाता है कि पेशेंट जो है वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, उसने सीटिंग और टॉकिंग की, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को कोई बहुत गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, ठीक है। बुखार अगर किसी वक्त हो गया तो उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, जिसको मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि वो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग का वो हिस्सा गायब हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है, वो मेंटल एज उनकी पीछे चली जाती है, लेकिन उनके साथ अगर काम मुस्तकिल किया जाए और बहुत प्रोफेशनली किया जाए तो बहुत चीज़ें वो सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी वजूहात बनती हैं। और फिर बच्चा अगर 10 साल का है तो मेंटल एज उसकी 2 ईयर है, 6 मंथ्स है, या तो हमने इसके लिए इसके लिए हमने डायग्नोसिस बहुत अच्छा रखना है। अच्छा, डायग्नोसिस तो हमें हो गया कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है, ठीक है, लेकिन जो अगला डायग्नोसिस है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो उसकी असेसमेंट्स हैं कि इसकी मेंटल एज कितनी है, इसकी अपनी एज कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, किस एरिया पे ये काम कर सकता है, किस एरिया पे ये काम नहीं कर सकता, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने तो कह दिया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ये पेशेंट है, ठीक है, लेकिन साथ में कोमोबिलिटी भी फिर आपने चेक करनी है कि इसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, इसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, इसके जो है ना वो मेंटल मैथ्स में पीछे है, ये लिखने में राइटिंग प्रॉब्लम है या रीडिंग प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपने डायग्नोसिस में अपने शामिल करनी है, फिर ही आपका ट्रीटमेंट प्लान अच्छा बनेगा। Developmental period including both intellectual and adaptive functioning deficit in conceptual, social and practical domains. ये तीनों चारों चीज़ों में पेशेंट जो होता है वो लैक करता है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद क्या है, डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सच एज रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, ये सब दिमाग के काम है, कॉग्निशन के काम है जिसमें वो लैक करता है। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल डोमेन, ठीक है, मस्ट बी मेट, ये वाले 3 क्राइटेरिया मेट होने चाहिए, जिसमें के रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग और कंफर्म्ड बाय द क्लिनिकल असेसमेंट, आपने क्लिनिकल असेसमेंट की हो इंडिविजुअल स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्टिंग के। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि इसके लिए असेसमेंट टूल कौन सा यूज करते हैं? आपसे मैंने असाइनमेंट करवाई थी ना, बच्चों की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, निकाल लो अपनी असाइनमेंट, आप निकाल के देख लो एक दफ़ा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए हम कौन सी असेसमेंट यूज करते हैं ज़्यादातर? अच्छा, अब इसमें ना इम्पॉर्टेंट बात ये है, चलो पहले बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा अडेप्टिव फंक्शनिंग जो है वो फेलोर होती है, यानी कि अडेप्टिव स्किल्स नहीं होती बच्चे में। कैसे? सोशल एंड कल्चरल स्टैंडर्ड्स को और इंडिपेंडेंस, पर्सनल इंडिपेंडेंट नीड्स को वो नहीं समझता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको समझ में नहीं आती। विदाउट ऑन गोइंग सपोर्ट द अडेप्टिव डेफिसिट लिमिट फंक्शनिंग इन वन ऑफ द मोर एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। सपोर्ट के बगैर तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता, सपोर्ट के साथ वो थोड़ा बहुत कर लेता है, ठीक है, और जो है ना वो अकेले से चीज़ों को इंडिपेंडेंटली नहीं करता। यहाँ तक कि होम, स्कूल, वर्क, कम्युनिटी, इन चीज़ों को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन मैं साथ साथ ये बता दूं कि इसके स्पेसिफाइड्स हैं वो जो बहुत ज़रूरी हैं डिस्कस करने, वो है माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर और प्रोफाउंड। प्रोफाउंड इज द लास्ट स्टेज वेयर पेशेंट लाई ऑन द बेड एंड कांट डू एनीथिंग, कि ये प्रोफाउंड स्टेज है जिसमें आपकी जो है प्रोग्नोसिस, जो आपकी है लेवल है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाती है, टोटली डिपेंडेंट हो जाता है। उसमें बिल्कुल आई कांटेक्ट, थोड़ा बहुत आइस का और खाने पीने का, उन चीज़ों का थोड़ा बहुत रह जाता है। स्वेयर जो होता है वो इससे ज़रा कम होता है, मॉडरेट बिल्कुल कम होता है और माइल्ड उससे भी थोड़ा कम होता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि मेंटल एज जो है ना वो माइल्ड की ज़्यादा होती है, मॉडरेट की थोड़ी होती है, स्वेयर की ज़्यादा होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो इसलिए क्योंकि आसपास की सपोर्ट बाकी फैक्टर्स बहुत काउंट करते हैं, सोशल, ऑक्यूपेशनल, फंक्शनिंग और उसके घर वालों का रवैया, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, जीन्स, बायोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं। इनफैक्ट उसका ट्रीटमेंट कहाँ कैसा चल रहा है, उसने किस एज में स्टार्ट किया, ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें काउंट करती हैं। अगर माइल्ड सा प्रॉब्लम था, मैं आपको थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी बचपन में, लेकिन घर वालों ने कोई सपोर्ट नहीं दी, ना कोई ट्रीटमेंट किया, ना कोई उसको थेरेपी में एंगेज किया, कोई असेसमेंट्स नहीं हुई, तो क्या होगा, माइल्ड भी सालों आगे जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर स्वेयर था, बचपन में था, लेकिन घर वालों ने बहुत मेहनत की, बच्चे का ख्याल रखा, हर चीज़ पे तवज्जो दी और उसको लेकर गए, उसकी थेरेपीज हुई, उसका ट्रीटमेंट हुआ और बहुत सी तो ऑटिस्टिक चाइल्ड भी बहुत से बेहतर हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें उनकी डेवलप्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑनसेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव डेफिसिट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, ये तीसरा अहम है। उसमें ये है कि हमने ये देखना है कि जो ऑनसेट था ना वो अडेप्टिव डेफिसिट कहाँ आया था, ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। मैंने आपको जितनी भी वजूहात बताई हैं वो मैंने बर्थ से पहले से लेके बर्थ के डेवलपमेंटल पीरियड तक बताई हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल पीरियड कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा साल, जी तकरीबन 5 साल हो जाते हैं, ठीक है। तकरीबन पहले 5 सालों में बच्चे के अंदर जो है ना, अच्छा मेरे पास पिछले दिनों एक केस था, कंसल्ट करने के लिए आए थे, जो बच्ची है वो अपने माँ बाप की चौथी बच्ची थी और 2 बेटे थे। तो जो चौथी बच्ची थी वो, उसकी फूफो ने कहा कि मुझे दे दो, मेरी औलाद नहीं है, तो बाप ने अपनी बहन को बच्ची दे दी, ठीक है। जो फूफो थी वो खुद एक स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की माइल्ड पेशेंट थी, अकॉर्डिंग टू दैम, अकॉर्डिंग रिपोर्टेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। वो कहते कि फूफो हमारी थी ऐसी थोड़ी सी दिमाग से, उसको ऐसे ऐसे होता था, ये डायग्नोसिस था, लेकिन ना हमने कहा कि ये पालेगी तो इसका दिल लगा रहेगा,
लो जी, उसने कहा कि पहले दिन से वो बच्ची को लेके चली गई थी और बच्ची को उसने संभाला है, लेकिन उसकी जब तबीयत ख़राब होती थी वो बहुत चीखती थी, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन घर में क्रिएट करती थी और बच्ची को उसने डांटा बहुत है, रोब बहुत डाला है, मारा तो नहीं है लेकिन उसके लिए हर वक्त परेशानी, मतलब कि उसको एक पहले साल में जो बच्चा होता है उसको तो हंसाते हैं, उसे तो खिलाते हैं, उसको तो ज़्यादा हंसाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसने जो पहले ईयर में स्ट्रेस बर्दाश्त किया, वो स्ट्रेस इतना शदीद था 1 ईयर तक, फ्रॉम बर्थ टू एंड। बच्चा जब थोड़ा सा आई कांटेक्ट डेवलप करना शुरू करता है ना, तो उसको उसको हंसाते हैं, उसको बुलाते हैं, लेकिन जब उसका आई कांटेक्ट डेवलप हुआ तो उसको सिर्फ गुस्सा करने वाली जो है ना वो मदर मिली, ठीक है, सिर्फ गुस्सा करने वाली और झाड़ पूंछ करने वाली, और मतलब कि वो कहती थी कि वो नहला के पिलाती थी तो ऐसे करके बिठाती थी, वो कपड़े भी पिलाती थी ना ऐसे करके फेंकती थी, लेकिन हम ये कहते थे नहीं इसकी फुफ्फो है, इसे संभाल लेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल लग जाएगा। अब जब बच्ची एक साल तक, 1 साल के बाद अकॉर्डिंग टू देम 1 साल के बाद उसके अंदर यकदम डिक्लाइन आना शुरू हो गया। वो उसने कोई लफ्ज़ नहीं बोला, उसने वो थोड़ा बहुत जो चलती थी वो भी उसने छोड़ दिया, और वो उदास रहती थी, रोती थी, चिड़चिड़ी थी बच्ची, खुश नहीं रहती थी, ठीक है। अच्छा, प्लस ये कि वो 2-2.5 साल तक उसके डेवलपमेंटल चीज़ें जो स्टेजेस हैं वो उसने अच्छे से क्लियर भी नहीं की थी, बोला भी नहीं था। अब जब वो फिर उन्होंने उससे 3 साल बाद, आफ्टर 3 years उन्होंने बच्ची को अपनी को वापस ले लिया फूफो से। तो जब वो 3, 3.5, 4 साल की थी तो वो वापस आ गई। अब उसकी मदर और फादर का कहना है कि जब से हमारे पास ये वापस आई है, ये तो इसकी मेंटल एज हमें जो लगता है ये तो बहुत पीछे है, ये चीज़ों को समझती नहीं है, बोलती भी नहीं थी, लफ्ज़ नहीं बोलती, चीज़ों को नहीं समझती, घबराई रहती है। और अब जाके इसको हमने टॉयलेट ट्रेन किया है, ठीक है, टॉयलेट ट्रेन नहीं थी, पैम्पर इसका हर वक्त लगा रहता था, भरा रहता था, ठीक। तो अब हो गई 7 years की, 3-4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हुए। अब बस सिर्फ इतना हमें कामयाबी हो गई है कि पहले ही हर वक्त टेंशन में रहती थी लेकिन अब ये थोड़ी खुश रहती है। तो क्या हुआ एटमॉस्फेयर का उस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो उसको क्या हो गया, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसको आईडीडी शुरू में ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक। तो इसलिए तीसरा जो है ना हमारा ये टॉपिक, ऑनसेट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एंड अडैप्टिव डेफिसिट ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। ऐसा नहीं है कि 10 साल के बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि वो उसका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है तकरीबन, जो चीज़ें होना होता है। तो इसलिए जो पहले 5 साल, आपको पता है हमारे दीन में क्या खूबसूरत बातें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले 5 साल तक बच्चा बादशाह होता है, ठीक है, उस पर कोई बोझ ना डालो, उसको कोई टेंशन ना दो, है ना। तो उसकी वजह ये है। अब अंग्रेज साइंस पढ़ गए तो वो कहते हैं पहले 5 साल तक ना उसको मोंटेसोरी में प्ले एरिया में रखो ताकि वो रिलैक्स रहे। 7 साल या 9 साल की उम्र में जो है ना वो लागू होता है। तो इसलिए अच्छा, अब हम इसको स्पेसिफाइज को पढ़ते हैं। स्पेसिफायर्स इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि सिवियरिटी लेवल है। नेक्स्ट पेज पे, अच्छा पेज नंबर है 34, हम DSM 5 से पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। इसको मैंने दूसरी बुक से पढ़ने की दिल किया था मेरा, लेकिन उसमें ना इसके स्पेसिफायर्स इतने डिटेल से नहीं थे, इसमें टेबल बनाना है, ठीक है। अच्छा, माइल्ड लेवल पे बच्चा कैसा बिहेव करेगा, सोशल डोमेन में कैसा होगा, प्रैक्टिकल डोमेन में। 3 डोमेन्स हैं जिसमें वो परफॉर्म करता है। कंसेप्चुअल ये में होगा कि प्री स्कूल में देयर नो ऑब्वियस कंसेप्चुअल डिफरेंसेस फॉर प्री स्कूल, मतलब थोड़ा सा कलर्स, शेप्स, रीडिंग, मनी मैनेजमेंट जो है वो इम्पेयर्ड होगी, लेकिन थोड़ी बहुत होगी, थोड़ी सी वो सीखेगा। एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। और जब बड़ा हो जाएगा, अगर वो बड़ा हो गया, उसकी उम्र ज़्यादा बड़ी हो गई है और जहन उसका छोटा है, माइंड है ना, अब हम इस आपको सिखाने का मकसद ये है कि जब आपके सामने 19-20 साल का लड़की या लड़का भी आ जाए तो आपको ये पता चल जाए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो ये वाला डिसऑर्डर सिर्फ छोटे बच्चों का नहीं है, बड़ों में भी होता है, लेकिन वो कहाँ से चला आ रहा होता है, बचपन से चला आ रहा होता है। लेकिन उनकी मेंटल एज 3, 4, 5, 6, 7 ही ईयर्स होती है, ठीक है। तो इन अडल्ट्स
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग यानी कि प्लान करना, स्ट्रेटजी, प्रायोरिटी, ठीक है, नए से नई चीज़ें को तरतीब देना, इसकी सलाहियत उनमें मौजूद नहीं होती। और यूज़ ऑफ एकेडमिक स्किल्स, इन चीज़ों में वो वीक होते हैं, लेकिन उनको ये सब माइल्ड लेवल का ये काम है, ठीक है। सोशल डोमेन में ये होता है कि उनको डिफ़िकल्टी होती है दोस्तों को पहचानने में, सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, उनको कंक्रीट लेवल पे इनमेच्योर तरीके से वो लेकर चलते हैं, ठीक है। और इमोशंस और बिहेवियर जो है उनसे मैनेज नहीं होते, वो बाज़ का इमोशनली ज़्यादा हो जाते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं। कहाँ उन्होंने मेहमानों के सामने उन्होंने क्या कैसे बिहेव करना है उनको नहीं पता चलता। सोशल क्यूज को नहीं समझते हैं। प्रैक्टिकल डोमेन पढ़ कर आए हो आप ये थोड़ा माइल्ड सा पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो माइल्ड में प्रैक्टिकल डोमेन में क्या कहा है? प्रैक्टिकल में कि अप्रोप्रिएट केयर में जो है ना ये प्रैक्टिकली काम कर लेते हैं, इनको केयर अगर मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रही है। और ये है कि लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल सा काम। और ये कॉम्प्लेक्स डेली टास्क जो होती हैं, जैसे बाय ग्रोसरी वगैरह करने जा रही हैं सब, उसमें भी ये कंट्रोल सपोर्ट के साथ कर लेते हैं अडल्टहुड में। और जजमेंट रिलेटेड, जो जजमेंट का नहीं इनको पता चलता, जजमेंट इनकी कम होती है। ऑर्गेनाइजेशनल जहाँ काम कर रहे होते हैं दूसरी सेटिंग्स में या ऑक्यूपेशनल या एजुकेशनल, तो जजमेंट का इतना नहीं पता चलता, इसलिए अक्सर जो है ना ये मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। अगर साफ सुथरे से बात की जाए, एक छोटे से लफ्ज में बात की जाए, तो इनको हेरा फेरी का पता नहीं चलता, सीधे से होते हैं, सीधे से होते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं मॉडरेट लेवल की बात। मॉडरेट लेवल पे ये होता है कि बच्चा जो है ना वो फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन प्रोग्रेस इन रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, मनी इज मार्कली लिमिटेड कंपेयर टू देयर पीयर्स। यूँ समझ लें कि मार्कली साफ नजर आ रहा होता है कि ये तो सीख नहीं रहा, ये तो चीज़ें पढ़ नहीं रहा। माइल्ड वाले को जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सीख रहा होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा होता है। लेकिन जो मार्क्ड वाला होता है उसमें साफ नज़र आ रहा होता है कि इसकी जो है ना वो उसको तो बेसिक चीज़ें भी नहीं आ रही, उसको प्रॉब्लम हो रही है। डे टू डे लाइफ के जो टास्क हैं उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है। सोशल डोमेन्स में तो वो स्पोकन इंग्लिश उसकी टिपिकली प्राइमरी टूल की होती है और छोटे बच्चों की तरह बात करनी है, और उसको सोशल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब कि कमी ज़्यादा होती है। और सिग्निफिकेंट सोशल एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट इज नीडेड, यानी कि वो उनको किसी की नीड के बगैर ये बाहर जा ही नहीं सकते। सुपरविजन थोड़ी ज़्यादा चाहिए इनको हम अकेले नहीं छोड़ सकते। ये जो माइल्ड वाले हैं ना, इनको अकेले छोड़ देते हैं। देखो वो सुपर मार्केट में गया, फलानी जगह गया, ये कुछ काम किया, थोड़ा बहुत किया, तो लेकिन ये कि बहुत सीधे साधे हैं, कर कर आके आ जाते हैं, ठीक है। एक है केस ऐसा भी मेरे पास, वो है 20-21 साल का, ठीक है। वो माइल्ड स्टेज का है, वो बाज़ार से सामान भी ला के देता है और घर के भी थोड़े मोटे काम करता है सारे, ठीक है। पानी ले आना, सौदे ले आना, चीज़ें ले आना, लेकिन पैसों की हेरा फेरी उसको ज़्यादा नहीं आती। ये है कि माँ कह के बता देती इतने पैसे ले जाओ, इतने की चीज़ आएगी, इतने तुमने वापस लाने हैं, तो वो उतना रहता है। दुकानदार के साले बहस उसे नहीं करनी आती, बात तो ज़्यादा, लेकिन यह है कि वो खामोश रहता है लेकिन बात करता है, आई कॉन्टैक्ट अच्छा डेवलप नहीं करता, ठीक है। और जो है ना वो मेहनत करने वाले कामों से भागता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि घर वालों ने आदत डाली हुई है उसको आराम की, सुकून की, खुद सपोर्ट देते हैं ना। वो माइल्ड लेवल का, वो माइल्ड लेवल का है, ठीक है, वो माइल्ड लेवल का है क्योंकि घर वालों ने उसको आदत डाली हुई है। लेकिन उसकी जो मेंटेनिंग फैक्टर है वो उसके घर वाले हैं, जो उसको उस तक बना, वो उससे भी बेहतर हो सकता था, ठीक है। वो उससे भी बेहतर हो सकता था। माइंड वाले को तो ठीक करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, उनकी चीजों को बेटर करना, लेकिन घर वाले और एनवायरनमेंट हमें सपोर्ट करे तो फिर है ना, वो स्किल सीख जाते हैं ना। हाँ लेकिन ये जो मॉडरेट वाले ना, ये तो अकेले निकल नहीं सकते ना कहीं पे भी। ये वो हैं जिनके साथ हर वक्त कोई होगा, जो साथ बैठेगा, जो साथ बताएगा, ठीक है, जो साथ उसकी चीज़ें मैनेज करेगा। अच्छा, अब ये एक जो बच्चा है 19 साल का जो बच्चा आता है, ये माइल्ड में आता है, ठीक है। ये भी माइल्ड में आता है। ये कैसे माइल्ड में आता है? क्योंकि अपनी चीज़ें खुद मैनेज करता है, अपना बैग, अपने मोबाइल, चीज कुछ नहीं भूलता, अच्छे से मैनेज करता है, अकेला अपना कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट चीज़ें। जब ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले आया था तो 1 मिनट भी छोड़ने वाला नहीं था, ये टोटली डिपेंडेंट था। इससे अपनी चीज़ें नहीं, इसको याद नहीं रहती थी कि मेरे बैग में कौन कौन सी चीज़ है। इसको आप पूछो, इसको हर चीज़ याद है, मेरे बैग में क्या है क्या नहीं है। इसको ये तक याद है कि क्लिनिक के पासवर्ड कौन से हैं,
ये तक इसको याद है। क्लिनिक में कितने ऐसे लगे हुए हैं कि कौन कैसे क्या, आपने ये ले लिया, आपने वो ले लिया। अब ये पूरी इसको जो है ना वो ट्रेनिंग इतनी हो गई हुई है कि इसका माइंडफुल वापस आ गया हुआ है, इनसाइड आ गई हुई है। ठीक है, इसका आईक्यू अब बेहतर हो गया है, चीज़ों के बेहतर हो गया। तो आईक्यू हम बेहतर कर सकते हैं एक हद तक अगर फैमिली सपोर्ट करे तो। लेकिन ये जो मॉडरेट वाले हैं ना, इनके साथ अलॉन्ग विद जो है ना वो पर्सनल नीड्स इन्वॉल्विंग ईटिंग, ड्रेसिंग, एलिमिनेशन, हाइजीन एज एन अडल्ट, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टीचिंग एंड टाइम इज नीडेड फॉर द इंडिविजुअल। एक इंस्टीट्यूट है हमारा अमीन मकतब, मैंने वहाँ कुछ अर्सा काम किया। अमीन मकतब में ना ग्रुप्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी ये है कि जो बच्चे आते हैं ना उनकी मदद उनके साथ आती है सेशन लेने के लिए। उनके तीन ग्रुप्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सुवेयर। जो मॉडरेट वाले हैं ना माएँ उनके साथ आती है, ठीक है। और जो सुवेयर वाले हैं उनको डील करना थोड़ा और भी मुश्किल होता है। मॉडरेट वालों के साथ माएँ साथ आती हैं, बच्चों को संभालती हैं, देखती हैं, पकड़ती हैं, उनको सिखाती हैं, क्योंकि एक अकेली टीचर सारे मॉडरेट पेशेंट्स के साथ डील नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो माइल्ड वाले हैं ये भी आपने याद रखना है, जो माइल्ड वाले हमारे आईडीडी के पेशेंट्स होते हैं ये इंक्लूसिव में भी जाते हैं, कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशनल प्लान, ठीक है। आईपीज भी इनके लिए बनते हैं, इनके लिए स्पेशल एजुकेशनल प्लान्स बनते हैं जो इन्होंने अचीव करने होते हैं। इनके डेली के टास्क हम डिफाइन करते हैं वीकली। इसको स्लो लर्नर्स भी कहते हैं, स्लो लर्नर स्कूल ही होता है वो, जिसमें माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं, उनकी कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन पे काम किया जाता है, ठीक है। तो जो मॉडरेट के होते हैं, मॉडरेट को माइल्ड में हम चेंज करेंगे, फिर उनके लिए आईपीज बनाएंगे। जो मॉडरेट वाले होते हैं ना इनके आईपीज बहुत स्लो और इंडिविजुअल प्लान्स वाले 1-on-1 सेशन वाले होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ स्वेयर वाला पेशेंट्स। स्वेयर वाले पेशेंट्स घर में स्टे करते हैं, ठीक है, और घर में वो हाइपर एक्टिव के साथ होते हैं या फिर लेस एक्टिव के साथ होते हैं। उनकी आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होता, उनकी स्पोकन लैंग्वेज बहुत लिमिटेड होती है, उनकी ड्रेसिंग, बाथिंग टोटली जो है ना वो एलिमिनेशन तकरीबन होती है, यानी कि एलिमिनेट होती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, टोटली डिपेंड करते हैं। ये जो मॉडरेट वाले हैं ना ये थोड़ा बहुत माँ बाप पे करते हैं, माँ बाप उनको सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनके साथ साथ होते हैं। स्वेयर वाले में तो टोटल माँ ने ही उठाना है, माँ ही ने करवाना है, माँ ही नहीं बैठाना है। मेरे पास एक फैमिली आई थी मियाँ बीबी की, उनके 3 बच्चे स्वेयर मेंटल रिटार्डेशन थे, 3 बच्चे, और वो बड़े हो गए हुए थे, 1 बेटी 2 बेटे, 18-19 साल के हो गए हुए थे। और वो तीनों बच्चों को छोड़ के तो वो मियाँ बीबी दोनों काउंसलिंग के लिए आए थे क्योंकि वो स्ट्रेसफुल हो चुके हुए थे। कज़न मैरिज थी, अगेन कज़न मैरिज थी, और पैदाइश के बाद से जब उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वो बहुत बैठ नहीं रहे, खड़े नहीं हो रहे, तो ये तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जो बेटी है वो कहते हैं, जो बेटी थी ना वो थोड़ा सा स्वेयर से और माइल्ड टू मॉडरेट टू स्वेयर कह लें, मॉडरेट टू स्वेयर थी। वो थोड़ा थोड़ा खुश भी होती है, थोड़ा थोड़ा हंसती भी है, बात भी करती है, थोड़ा थोड़ा सा जवाब रिप्लाई करती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। इन एडल्टहुड पार्टिसिपेशन इन टास्क एट होम, recreation work requires ongoing support and assistance, skill acquisition in all domains। यहाँ तक कि आपने उनको अगर पेंसिल पकड़ानी है तो आप हाथ, जैसे एक 2 ईयर के बच्चे को पेंसिल हाथ में पकड़ के फिर आप लिखवाओगे, या उंगली पकड़ के आप कलर करवाओगे, ठीक है, या फिर आप टूथब्रश आप उनका खुद करोगे, ठीक है। माल अडेप्टिव बिहेवियर इंक्लूडिंग सेल्फ इंजरी इज प्रेजेंट इन द सिग्निफिकेंस माइनॉरिटी। कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ये छोटे मड़ी लगवाते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं ना होते, डिपेंडेंट होते हैं, तो इनकी कई चीज़ें। केयर टेकर्स प्रोवाइड एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू आउट लाइफ। पूरी ज़िंदगी इनको केयर टेकिंग की ज़रूरत होती है। मेडिकेशन पे लोग ले जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, लेकिन वो होते हैं जो एपिलेप्टिक होते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं जिनको दवाई की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एपिलेप्सी नहीं है और सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन है, मिर्गी के दौरे नहीं पड़े, तो
मेहरबानी होगी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और दवाइयाँ मत दें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेडिकेशन वाली मर्ज नहीं है, ये सिर्फ सीखने की उम्र है। अब यूँ समझ लें कि आप छोटे बच्चे को पाल रहे हैं और पालते चले जा रहे हैं, उसको सिखाएं, उसको घर से बाहर निकालें। स्वेयर पेशेंट्स को आप बड़े मैदान में, खुले मैदान में, घास वाले मैदान में लेके जाएं, वहाँ उनको नंगे पाँव फिराएं, उनके साथ स्किल्स उनको सिखाएं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाएं, उनके साथ आई कांटेक्ट करें, मेहनत करें, लेकिन दवाइयों पे डाल के तो उनको सुलाई मत रखें। ठीक है। और प्रोफाउंड एज जो स्टेज है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया है, conceptual skills generally involve the physical world rather than symbolic process। ठीक हो गया, समझ आई कुछ? Conceptual skills generally involve the physical world rather than symbolic process। यानी कि उनका conceptual skills जो है वो सिर्फ physical world होता है, यानी कि वो जिस्मानी तौर पे ही उन चीज़ों को सीखते हैं, उनका कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, सिंबल्स नहीं होते उनके पास। यहाँ तक कि मैं उसको ऐसे कहूँ ये दो क्या है, ये ऐसे क्या है, ऐसे ये वो, इन चीज़ों की भी उनको कम से कम समझ में आती है, इमेज नहीं बनते। इंडिविजुअल में यूज ऑब्जेक्ट इन गोल डायरेक्टेड फंक्शंस फॉर सेल्फ केयर और रिक्रिएशन। सर्टेन विजुअल skills such as matching and sorting basis of physical characters may be acquired। यहाँ तक के हम जो DSM-5 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्चुअल डोमेन के पे हम पढ़ रहे हैं। जो हमारी कॉन्सेप्चुअल डोमेन है उसमें पेशेंट को चीज़ें मैच करने में भी इशू होता है कि ये पेंसिल किसके लिए इस्तेमाल होती है, टूथब्रश किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी उनको जो स्वेयर स्टेज है उन पे ये चीजें उनको ये मैचिंग पता चल जाती है, जूते पाँव में पहनते हैं। मेमोरी उनकी होती है। नो, नॉट अ मेमोरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनके पास इमेज मौजूद ही नहीं है। मेमोरी वो होती है जो पहले थी और लॉस्ट हो गई है, बन चुकी है मेमोरी, उनकी शुरू से बनी ही नहीं है, बनी नहीं रही उनके इम्प्रिंट्स नहीं बनते, इम्प्रिंट्स बनाने बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी फिर वही इस केस की बात करते हैं, उसके इम्प्रिंटिंग मैंने कैसे की है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर करके, तो फिर आखिर एक इमेज बन गया। ठीक है। वाओ है वो लिखना सिखाया मैंने, वाओ है वो हम महीना पढ़ते रहे, तब जाके वाओ है वो की इम्प्रिंटिंग हुई है, और अब वाओ है वो जहां पे लिखा होता है वो कहता है ये वाओ वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ये। तो इम्प्रिंटिंग, यहाँ पे इम्प्रिंटिंग भी मुश्किल होती है, जो आपके प्रिंट्स बन रहे होते हैं इमेजेस के तौर पे आपकी ब्रेन में, वो भी नहीं बन रहे होते। ठीक है। और जो सोशल डोमेन होती है हैज लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन इन स्पीच, और ही और शी में अंडरस्टैंड सम सिंपल इंस्ट्रक्शंस और गेस्चर्स। बहुत ही सिंपल चीज़ें, उनको बहुत ही सिंपल चीज़ें समझ में आती हैं। द इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस हर ओन डिजायर्स एंड इमोशंस लार्जली थ्रू नॉन वर्बल नॉन सिंबॉलिक। मिसाल के तौर पे बच्चा चीख चीख के रोएगा तो उसका मतलब कि उसको भूख लगी हुई है। ये नहीं कहेगा मुझे दो, वो लाओ, आना, खाना, ठीक है ना, मतलब कि वो रोना शुरू कर देगा। तो कोई ऐसी सिंबॉलिक सिंबल्स होंगे कम्युनिकेशन के। ठीक है। और यहाँ पे ना हमें हमारे टीचर्स कहते होते थे कि यहाँ हमें माएँ गलती करती हैं, जब उनको सिंबल्स मिलते हैं ना तो वो ना उसको फौरन उसको पूरा कर देती हैं कि ये ना अगर ऐसे करता है ना इसको ये चाहिए होता है। ठीक है। तो उसको जैसे इस जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो व्हील चेयर पे हैं या वो अगर एक जगह बैठे हैं तो वो जाके चम्मच देंगे कि ये चम्मच, यानी कि खाना दो, जाके वो हॉटपॉट पकड़ेंगे या कुछ चीज पकड़ेंगे, कहेंगे खाना दो, ये किचन में लेके जाएंगे। ठीक है। ये माइल्ड और मॉडरेट स्वेयर वाले भी ये करते हैं, लेकिन वो साथ बोलते भी हैं और साथ मांगते भी हैं, उनकी स्किल्स बड़ी होती है। ठीक। अच्छा, मेरी खाला है, उनको मतलब है वो बचपन से ही है ऐसी, लेकिन वो ये है कि कपड़े वगैरह चेंज कर लेती है। मेमोरी बहुत अच्छी होती है, रिश्तों के मामले में उनको हर चीज का पता है। बस एक चीज है, खाना नहीं वो बना सकती, किचन में नहीं जाती। तो कंसेप्चुअल है ना, तो बाकी कंसेप्चुअल है, उसमें तो बड़े ध्यान की जरूरत है। लेकिन एक बात है कि खाना शाना बनाना जो है ना, अगर बचपन से सिखाया होता ना घर वालों ने, उनको
इन्वॉल्व किया होता उसके अंदर तो वो फिर ज़रूर समझती, वो ज़रूर कर लेती। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, मैं आपको भी इसका एक अगली डोमेन समझाऊंगी। इसकी ये पहले हम प्रैक्टिकल डोमेन पढ़ लें। प्रैक्टिकल डोमेन स्वेयर की है कि रिक्वायर्स सपोर्ट फॉर ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मील्स, ड्रेसिंग, बाथिंग, सब कुछ, सुपरविजन ऑल टाइम। एक केयर टेकर पास बैठा रहेगा, इसलिए क्योंकि सर मार सकता है, बैठा बैठा सर लग जाए किसी चीज़ में। उसको तो ये भी नहीं पता चलना कि ये टेबल की नोक है, उसको ये भी नहीं पता चलना कि तार मेरे हाथों में उलझ जाएगी। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन कहना ये पड़ेगा कि प्रोफाउंड स्टेज ज़्यादातर बिल्कुल एनिमल्स वाली हो जाती है, जैसे कि एक बकरी का बच्चा, ठीक है। वो भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, उनके हमने यहाँ से जंप करना है कि नहीं जाना। लेकिन अगर आप खाले के पास, पानी के पास इन बच्चों को ले जाओगे, इनको नहीं पता चलेगा कि हमने इसमें जंप नहीं जाना, हमने इसमें नहीं जाना, ये पानी है। हाँ, ये चीज बच्चों में एक नॉर्मल बच्चे नहीं, ये पता नहीं चलेगा उनको, उनको आग से पता नहीं चलेगा कि ये आग है, इसको हाथ नहीं लगाना। उनको नहीं पता चलेगा कि ये तारे हैं, उनको नहीं पता ये सोफा है बैठने के लिए। और वो, हाँ, ट्रेनिंग के बाद पता चल सकता है। माएँ अगर ट्रेनिंग करेंगी तो माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा जी, अच्छा, अब उसके बाद individual cannot make responsible decisions regarding well-being of self in or others in adulthood. Participation in tasks or at home recreation and work requires ongoing support and assistance. Skill acquisition in all domains involve long-term teaching and ongoing support. इससे साफ मतलब कि DSM-5 में साफ जो कहा गया है वो ये है कि लॉन्ग टर्म टीचिंग चाहिए और ऑन गोइंग सपोर्ट, हर वक्त सपोर्ट दो किस्म की होती है। एक सपोर्ट जो होती है वो आपको खराब करती है, एक सपोर्ट जो होती है वो आपको इंडिपेंडेंट करती है। साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपिस्ट अगर आप सबको सपोर्ट करेंगे तो वो आपको खड़ा करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप सपोर्ट जो है वो घर वाले करेंगे तो वो आपकी नीड्स पूरी कर देंगे, आपको खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्नोस्टिक फीचर्स में सारा कुछ यही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप पढ़ना चाहिए तो एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को चीज़ें नए सिरे से सीखनी पड़ती हैं, तो आपको आपके लिए पढ़ लेना चाहिए, आपको पढ़ लेना चाहिए, आपके ही लिए फ़ायदा है। वरना ये पैराग्राफ फालतू नहीं है, इतना फालतू ऐसा नहीं समझना कभी भी कि ये जी इसमें काफी चीजों को रेगुलेट किया होता है, लेकिन उसमें बहुत से इन पॉइंट्स होते हैं जो आप क्लियर किया होता है, बहुत क्लियर पता चल जाता है आपको। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये जुमला पढ़ती हूँ तो सोशल डोमेन इन्वॉल्व्स अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, एम्पैथी, interpersonal social skills, friendship abilities, social judgment among child. The practical domain involves learning and self-management across life setting, including personal care, job responsibilities, money management, recreation. ये जो बच्चे होते हैं ना हमारे, इनमें ज़्यादातर बच्चों को मनी मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि माएँ पकड़ाते ही नहीं, बच्चों को पैसे पकड़ाती नहीं है, उनको पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप लोअर लेवल से टास्क एनालिसिस से स्टार्ट करोगे, टास्क एनालिसिस हमारी थ्योरी है, थेरेपी है पूरी। जब हम थेरेपी पे जाएंगे तो मैंने इसकी थेरेपीज आप लोगों को ज़रूर करवानी है, क्योंकि ये बच्चों को डील करना बहुत ज़रूरी है चाइल्ड एरिया में। वो ये होता है कि आपने टास्क एनालिसिस करवाना है, बच्चों को छोटा छोटा टास्क देना है। मिसाल के तौर पे अगर आप मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो 5 के सिक्के से स्टार्ट करें, 10 के रुपए से स्टार्ट करें, और 10 की पहचान हो जाएगी, 10 को डील करना आ जाएगा, सिर्फ 10 की चीज़ खरीद के लेके आनी है और 10 ही संभालने हैं, 10 को ही माइनस करना है, 10 को ही ऐड करना है, बस। आफ्टर देन वी हैव टू डिसाइड 20, ठीक। रिस्क और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में वही कुछ है जो हमने पहले पढ़ा है कि जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी है, बेसिक यही मसला है। पोस्टनेटल, प्रीनेटल causes include variety of labor, delivery related events leading to the neonatal encephalopathy और include hypoxic, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। कोई इंजरी हो जाती है, ऑपरेशन के दौरान कोई इंजरी हो जाती है, सर में कोई चीज़ लग जाती है बच्चे के, नर्सिस से, डॉक्टर से, और डिलीवरी के दौरान वो औजार अंदर डालते हैं तो वो सर को लग जाते हैं, तो वो सर बहुत ही उस टाइम नाजुक होता है, बहुत सर में चोट लग जाती है उसके, इसकी वजह से डैमेज हो जाता है। या ट्रॉमा इंजरी, जब बाद में कहीं नीचे गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, कोई चोटें लग गई बच्चों को, ठीक है, कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया ब्रेन के अंदर, ठीक है। और सीजर्स कहते हैं झटके,
ठीक है, इन्फेंटाइल स्पैस्म, स्वीयर्स क्रॉनिक सोशल डेप्रीवेशन। अब ये देखो साफ लिखा हुआ है कि स्वीयर एंड क्रॉनिक सोशल डेप्रीवेशन। ये भी केस तो मैंने बताया था ना कि वो मियाँ बीवी कहते हैं हमने अपनी ये जो बच्ची हम लाए हैं ये हमने दे दी थी। ये है वो स्वीयर एंड क्रॉनिक सोशल डेप्रीवेशन। ठीक, उसको ना बचपन में अप्रिसिएशन मिली, ना सपोर्ट मिली, ना केयर मिली, ना लव मिला, और ना ही उसको सोशल एनवायरनमेंट मिला प्रॉपर, ना तारीफें मिली, ना हंसी मिली, ना खुशी मिली। तो सोशल डेप्रीवेशन इसको कहते हैं। क्रॉनिक यानी लंबी, स्वीयर भी और क्रॉनिक भी। और टॉक्सिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड इंटॉक्सिफिकेशन, लेड मरकरी, मतलब कि जैसे कि ये वाले जो लेड और मरकरी के जो मेटल्स हैं ये कहीं खाए गए या इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन गया, इंडस्ट्रियल एरिया में रहे या इस वजह से। बिल्कुल सही। अच्छा, डायग्नोस्टिक मार्कर क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी निशानी है जिससे कि आपको डायग्नोसिस हो जाएगा? ये पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? बहुत अच्छा किया, मैं जो हूँ पढ़ाने के लिए। असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड नियोजेनेटिक। इसमें जो मेडिकल कंडीशन है ना वो साफ नजर आती है। एक तो सेरेब्रल पाल्सी होता है साथ, या फिर सीजर डिसऑर्डर होता है यानी कि एपिलेप्टिक। ठीक है, और साथ ही साथ मेंटल इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर भी होता है। ठीक, साथ में जब आप पूछेंगे तो प्री और पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री होगी, कोई ना कोई जनरलाइजेशन, फैमिली, प्री डिग्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, जेनेटिक एवेल्युएशन से पता चलेगा कि घर वालों में या कहीं पे ऐसे था, और जी जो थी वो कज़न मैरिज थी, कोई ना कोई ऐसी बात पता चल जाएगी। या फिर आपको पता चलेगा कि टेस्ट वगैरह करवाए थे MRI में तो ये चीज़ निकली है। ठीक है, तो टेस्ट वगैरह आपने एक बार देखना। डिफरेंशियल्स पढ़ने का मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हर चीज़ से। माइल्ड न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ तो फ़र्क ये ना कि उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन उससे नहीं हो रही होती, वरना उसको इमेजेस उसके बन रहे होते हैं। सेब को, सेब का पता है उसको, लेकिन उसको सेब बोलना नहीं आ रहा, कहना नहीं आ रहा। ठीक है, या फिर सेब का लफ्ज़ भूल जाता है लेकिन इमेज दिखाओ तो याद आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेंटल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ना वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से इसका क्या फ़र्क है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में पेशेंट के IQ लेवल बेशक के लो होता है लेकिन उसकी अलामात और होती हैं। उसमें सोशल कम्युनिकेशन होता है, उसमें बिहेवियर डेफिसिट होता है, और उसमें साथ में आई कांटेक्ट और इमोशन को एक्सप्रेस करने की, और एको ले लिया बात बात को बोलने की। लेकिन बात का ऐसा होता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो है वो कोमॉर्बिड होते हैं, इकट्ठे चल रहे होते हैं। उसको माइल्ड सा ऑटिज्म भी होता है और ये भी होता है, और साथ में उसको एपिलेप्सी भी हो चुकी होती है। मैं पढ़ी थी वैसे इसमें कोअक्रेंस बहुत ज्यादा होती है दो डिसऑर्डर्स की, बिहेवियरल के साथ हो जाती है, ये इनके साथ हो। बिल्कुल। अच्छा, ये हम पढ़ लेते हैं मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। Intellectual disability is characterized as a neurodevelopmental disorder and is distinct from neurocognitive disorder, which are characterized by loss of cognition functioning. ये जैसे कि अच्छा, जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं ना वो हैं जो क्रोमोसोम्स की वजह से हो गए, या फिर जो था वो उसके न्यूरो में इशू था, नर्व्स में इशू था। नर्व्स पहले से ही इस तरह की थी, जैसे डाउन सिंड्रोम हमारे पेशेंट्स होते हैं ये, हाँ ठीक है, उससे ये फर्क है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ जाती है डाउन सिंड्रोम की, या अल्जाइमर डिजीज, बड़े हो जाते हैं उनको अल्जाइमर डिजीज है, मेमोरी इश्यूज है, तो हरगिज ये मतलब नहीं कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेशेंट थे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की मैंने आपको मार्क्ड इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो बचपन से उनकी डेवलपमेंटल डिले था, और साथ में डेफिसिट था, ठीक है, और loses further cognitive capacity during the head injury, such as diagnosis of intellectual disability and neurocognitive disorder may be both be given, दोनों भी इकट्ठे हो सकते हैं।
अच्छा, इसमें ना जो बच्चे छत से गिरते हैं या सीढ़ियों से गिरते हैं, चोट लगती है, हेड इंजरी होती है, होती उनकी मेडिकल कॉज है बचपन में, डेवलपमेंटल वाली एज में। तो वो जो हेड इंजरी होती है ना, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी बाज़ का वजह बनती है। हाँ भैया, लिखते हैं ड्यू टू ब्रेन इंजरी या ब्रेन इंजरी की वजह से होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो डेवलपमेंटल की जो डिसऑर्डर है, ये हमने पढ़ लिया है सारा। इसके जो बाकी चीज़ें हैं वो कोमोबिलिटी की हैं कि किस किस के साथ ये आ रहा है। ज़्यादातर ये ऑटिस्टिक के साथ होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल के साथ होता है, और बाकी ये होता है आपका न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो हमारे लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें स्पीच और आपके रीडिंग और राइटिंग के डिसऑर्डर्स हैं, स्पेसिफिक, उसके साथ भी ये कोमोबिड होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है ना आईडीडी के साथ हो, ठीक है, या ये अटेंशन डेफिसिट के साथ हो। ऐसा अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल डाउन होती है। हाँ, ये हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ ADHD भी थोड़े फीचर उसके आ रहे हों। हाइपर एक्टिव भी है बच्चा और वो फोकस नहीं कर पा रहा, बैठ नहीं रहा, लेकिन अटेंशन डेफिसिट के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती। सही। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग है पूरा, और उसके अंदर फीचर्स ये वाले भी आ जाते हैं। अटेंशन डेफिसिट इज कंप्लीट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जिसमें पेशेंट बहुत हाइपर होता है और उसकी तवज्जो नहीं आती। वैसे वो बड़ा जबरदस्त होता है, उसका दिमाग बड़ा आला होता है, इसी वजह से दूसरे टिका नहीं जाता। ये है इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। वो तो एबिलिटी होती है, वो तो उसके पास बहुत सारा दिमाग होता है और उसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। ADHD के जो बच्चे आप देखेंगे ना, उनके पास बहुत शार्प ब्रेन होता है, वो साफ पता चल जाता है देखने से। वो शार्प ब्रेन होता है, बस उनसे फोकस नहीं होता, अटेंशन उसकी डेफिसिट होती है, और ऊपर से वो हाइपर एक्टिव होते हैं, एनर्जी उनके अंदर ढेर सारी होती है। तो IDD के जो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले माइलस्टोन्स नहीं, वो थोड़े रिलेट। ये देखो उसने क्या लिखा है, ये पढ़ते हैं हम। उसने कहा है कि ये डायग्नोसिस है ना डेवलपमेंटल डिले का, ये 5 ईयर्स से अंडर एज कहा जाता है। When clinical severity level cannot be reliably assessed during early childhood, the category is diagnosed when an individual fails to meet expected developmental milestones in several areas of intellectual disabilities. 5 साल से पहले पहले उसकी intellectual disabilities सारे एरियाज में डेफिसिट हो रही हैं, उसकी माइलस्टोन्स काफ़ी जगहों पे हमें नज़र आ रहा है कि वो डिले हैं। और उसके अलावा इसने बोला कि assessment of intellectual functioning including children who are too young to practicing in standards testing. The category requires assessment after a period of time. 6 माह का बच्चा लेकर आया कोई, ठीक है, और उसमें जी ये चीज़ें डिले हैं, ये बातें नहीं हैं, तो हम उसे कहते हैं अब आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, ये वाली प्रैक्टिसेस जाके करें, ये वाली करवाएं, लेकिन इस पे अभी हम असेसमेंट टेस्ट, इस पे अभी हम फाइनल नहीं कर सकते, अब पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम करेंगे। और अनस्पेसिफाइड क्या है जिसमें हम बता ही नहीं सकते कि इसको है क्या, तो वो जी 5 साल के बाद है। 5 साल के बाद अगर कोई फीचर्स नज़र आ रहे हैं तो आप वेट करें, कोई और बात हो सकती है वो, ठीक है, वो IDD नहीं हो सकती, वो कोई और बात हो सकती है। अगर IDD अगर है तो उसको फिर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की ज़रूरत है, वो अनस्पेसिफाइड है। वो मेंटल डिसऑर्डर कोई और भी तो हो सकता है ना। 6 साल के बच्चों को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, फिर वो उसमें फॉल करते हैं, लेकिन साथ में अगर उनका जहन भी कमज़ोर है तो हो सकता है वो ट्रॉमा से गुजरें। अब गज़ा में जो बच्चे 7-8 साल से हैं और उनको लिखना पढ़ना भूल गया है, तो उनके मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। ठीक है, जैसे उसने कहा बाय मीन ऑफ लोकली अवेलेबल प्रोसीजर्स इज बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड सेंसरी और फिजिकल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, डिसेबिलिटी,
स्वेल्व प्रॉब्लम्स और कोअकरिंग मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर के साथ ये 4-6 चीज़ें जब होती हैं कि बच्चे को दिखाई नहीं देता, या उसको उससे बोला नहीं जाता, या फिर उसको जो है ना उसको सुनाई नहीं देता, ठीक है, चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम है, तो फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसके साथ कोमोर्बिड होती है, लेकिन 5 साल के बाद हम उसको अनस्पेसिफाइड कह सकते हैं। This category should only be used in exceptional circumstances and requires assessment after a period of time. कुछ देर बाद हम उसकी असेसमेंट दोबारा करेंगे, दोबारा हम फिर उसको देखेंगे। कोई सवाल? क्लियर। इसकी जब हम थेरेपी करेंगे ना, तो मैंने जो केसेस आपको स्टार्ट करवाए हैं उसकी डायग्नोसिस के बाद हमने थेरेपी पे आना है, फिर ही हमने चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। बीच में हम बाइपोलर एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश मेरी ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाए, और आपका वरना कोई मसला नहीं, इंटर्नशिप के बाद आप अगर आते रहोगे तो मैं आपको बाकी सारे भी ऐसे ही करवाऊंगी, ठीक है इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने अपनी केसेस पे काम करना है, तो सारी DSM हमसे बात मेरे से बात का इंटरनेट को कंप्लीट नहीं होती, और शुरू हमेशा एंजाइटी से शुरू होती है, वही फिर 4-5 हम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सेक्सुअल डिस्फंक्शन पे पेशेंट बहुत आते हैं। यूनिवर्सिटीज में भी ना यही मेन पढ़ाए जाते हैं, और ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हालांकि आप ये 4-5 पढ़ने से आप बिल्कुल भी साइकोलॉजिस्ट नहीं बनते हैं। आपके पास डाइवर्स केसेस आते हैं, तब आप क्या करोगे? जेंडर डिस्फोरिया का केस आ जाएगा, फिर पढ़ा ही नहीं होगा। डिस्ट्रप्टिव और IDD कंडक्ट डिसऑर्डर के पेशेंट्स आ जाएं, आपके पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाए, तो आप उसको कैसे डायग्नोसिस करोगे? आपके तो हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएंगे। इसको मसला है क्या? आपने 3-4 जो पढ़े होंगे, आपने कहना या तो इसको एंजाइटी है, या इसको बाइपोलर है, या इससे कन्वर्जन है। हाँ, यही डायग्नोस कर दो, आपको नहीं है, तो इसलिए वो डायग्नोसिस हमने पढ़ने हैं, चाहे हम डिफरेंशियल्स के तौर पे ही पढ़े, असाइनमेंट्स के तौर, चाहे आपके महीने खत्म हो जाए, लेकिन हम इसको ना कंप्लीट करेंगे आगे से आगे। आपकी एक्सपर्ट, आपका पहला ही साल है ना? मेरा ये सेकंड है, अब मैं थीसिस भी साथ चल रहा है मेरा। ठीक, फिर तो अच्छी बात है। आप इसको करोगे आगे, फिर मैं आपको वो बाकी डिसऑर्डर भी कंप्लीट कराऊंगी, और फिर उनकी थेरेपीज और उनकी वर्कबुक्स पे हम काम करेंगे। हमने किसको कैसे टैकल करना है, तो आपके पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके लिए भी हेल्पफुल हुआ होगा। कोशिश मेरी होती है कि सेशंस जो हैं वो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स नहीं देखते, जो इंटरेस्टेड होते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो तो ढूंढते हैं कि कहीं से हमें कोई प्रोफेशनल चीज़ मिले तो हम उसको सीखें। तो आप स्टूडेंट्स तक भी ये लिंक को पहुंचाएं, और कमेंट भी करें, और कोशिश करें कि आप भी जो है ना वो पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह आपको भी हम जो है ना वो इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।